Hello, my dear students. Welcome to my channel Brilliant Children. This is your social science textbook for grade 6, Exploring Society, India and Beyond. We have already covered its first chapter, Locating Places on the Earth. Now, in this video, we will cover its second chapter, Oceans and Continents. समुद्र और महाद्वीप. द ओशियंस इज एवरीथिंग. ओशियंस समुद्र ही सब कुछ है. इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब. ये ग्लोब का 10 में से 7 हिस्सा कवर करते हैं. इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी. इट इज एन immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it is will not end with it. तो जूल्स वर्ने ने ओशियंस के बारे में कहा है कि समुद्र ही सब कुछ है. ये पृथ्वी का 10 में से 7 हिस्सा समुद्र ही कवर करते हैं. यहाँ पर सांस लेना बहुत ही शुद्ध और तंदुरुस्ती भरा है. और ये एक बहुत विशाल रेगिस्तान है जिसमें इंसान कभी भी अकेला नहीं हो सकता. और दिखने में तो ऐसा लगता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा जीवों की और चहल पहल मची रहती है. हलचल इसके आसपास हमेशा हलचल चलती रहती है. प्रकृति का एक विशाल भंडार है ये. प्रकृति की शुरुआत हमें पानी से ही दिखती है और कौन जानता है कि इसका अंत भी पानी से हो या नहीं. तो इसके बाद हमें पृथ्वी की जो मून से भेजी हुई पिक है ऑर्बिटर्स द्वारा, तो इसमें हम देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में पैसिफिक ओशियन है और इसके जो लेफ्ट में है वो अफ्रीका और इंडिया और एशिया का जो भाग है वो टॉप में है. ऑस्ट्रेलिया राइट में है और अंटार्कटिका एकदम बॉटम में है. तो बिग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के. व्हाट आर ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. समुद्र और महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका कैसे वितरण किया गया है. इन व्हाट वेज डू ओशियंस एंड कंटिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ. ओशियंस और कंटिनेंट्स का पृथ्वी पर जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट है और इंसान की जिंदगी पर भी क्या इम्पैक्ट है. लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली. जब हम अपने ग्लोब की तरफ हम अपने ग्लोब की तरफ वापस चलते हैं और इसे धीरे से मूव करते हैं, रोटेट करते हैं. और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून. और उस पिक्चर की तरफ देखते हैं जो कि मून से ली गई है. व्हाट इज द मस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी. तुम्हें सबसे ज़्यादा फैला हुआ कलर कौन सा लगता है. ब्लू ऑब्वियसली, नीला जाहिर सी बात है. बट वट डज इट रिप्रेजेंट. लेकिन ऐसा क्यों है. यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर. तुमने जरूर ही उत्तर की अनुमान लगा लिया होगा. इट इज़ वाटर. ये पानी है. इट मीन्स दैट मस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद द वाटर. इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो पानी से ही ढका हुआ है. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, इनफैक्ट लगभग 3/4 हिस्सा, मतलब अगर 4 हिस्से तो उसमें से 3 हिस्सा पानी ही है. सिर्फ एक हिस्सा हमारे पास जमीन का बचता है. इट इज़ वाई दैट इज़ वाई वैन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपेयर्स मोस्टली ब्लू. तो इसलिए जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो ये हमें नीली नज़र आती है. इंडिड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट. तो जो शुरू के हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए बोला है. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस. जो हम लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाटर बॉडीज देखते हैं ग्लोब में तो वो ओशियंस है. बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ 2.1 you can see at least one
अदर कलर, लेकिन पिक्चर 2.1 में आपने एक और कलर देखा है जो ब्राउन सा है, वो क्या है? लैंड है, वो जमीन है। विच कवर्ड अ लिटिल 1/4 ऑफ द ग्लोब, जो सिर्फ ग्लोब का 1/4 भाग ही कवर करते हैं। अ लार्ज बॉडी एंड द कॉल्ड लैंड मास, जो जमीन के बड़े हिस्से होते हैं उन्हें हम लैंड मास, भूभाग बोलते हैं। एंड अ लार्ज continuous expanse of land is called continent। और इन लैंड मास के जो बड़े बड़े टुकड़े हो गए हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। Both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the earth। दोनों ही समुद्र और महाद्वीप जल अर्थ में, पृथ्वी में जलवायु को शेप देने के लिए बहुत ही अत्यावश्यक रोल अदा करते हैं। दे इफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो हमारी जिंदगी के सभी पहलुओं को इफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और इंसान की जिंदगी भी शामिल है। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ्स। हम उनका जो प्रभाव है इतिहास में, संस्कृति में और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, देखते हैं। आगे डोंट मिस आउट, ये एम्बलम हम देख रहे हैं। द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी contains the motto Samno Varna, pronounced Shamno Varnaha, which means be auspicious to us, O Varna. This is an invocation to Varna, a Vedic deity associated with the oceans and the sky and the water in general। तो हम देख रहे हैं ये जो एम्बलम है इंडियन नेवी का है और इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पानी आकाश के देवता वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह इनके लिए शुभ हो। Distribution of water and land on the earth, as it happens oceans, continents are not distributed equally between the northern and southern hemisphere। हम जैसे कि यहाँ पे नीचे ग्लोब में देख रहे हैं कि जो ओशियन है और कंटिनेंट्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा इक्वली नहीं हो रखा है दोनों नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि कहीं किसी हेमिस्फीयर में देख रहे हैं हम पानी ज़्यादा है और किसी में देख रहे हैं कि कंटिनेंट्स ज़्यादा है। तो हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंटिनेंट्स, ये जो ये पार्ट है ब्लू पार्ट हमें कम दिखाई दे रहा है और कंटिनेंट्स का पार्ट है जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में कंटिनेंट्स ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें ये जो ब्लू पार्ट है ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये जो टुकड़े हैं लैंड के टुकड़े हैं कम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंटिनेंट्स है कम है और वाटर है जो ज़्यादा है। तो उसके बाद लेट अस examine the two maps in figure 2.2. Here too the blue areas consist of oceans along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf, etc. तो जो 2.2 में हम देख रहे हैं कि जो ब्लू एरिया है वो ओशियंस है और ओशियंस
के जो अलग अलग स्मॉलर एक्सटेंशन होती है जिनके नेम है सी, बे और गल्फ। सी क्या होता है? सी अ लार्ज बॉडी ऑफ द सॉल्टी वाटर दैट इज स्मॉलर देन एन ओशियन, लेकिन वो ओशियन से स्मॉलर होती है सी। और गल्फ, उसके बाद बे आता है, बे अ ब्रॉड ऑफ द सी वेयर द लैंड कवर्स इनवर्ड्स। बे होता है जो गल्फ से थोड़ा ब्रॉड होता है और जिनमें कर्व्स होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है गल्फ। गल्फ है जो अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड, एक पार्ट है सी का और जो ज़्यादा फैला नहीं होता है लेकिन जिसके चारों तरफ लैंड होता है। लेट अस एक्सप्लोर। What are the circular lines in each map called, and do you know what the lines radiating out of the two poles are called? Hint, you studied them in the previous chapter, but here they are presented differently. तो जो सर्कुलर लाइन होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऐसे सर्कुलर लाइन होती हैं वो लैटिट्यूड थी, और जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाती हैं वो लाइंस उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस तरह जो सर्कुलर लाइंस थी लैटिट्यूड थी, और इस तरह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस जा रही थी लॉन्गिट्यूड थी। विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर? तो हमने अभी ऊपर देखा था कि किस हेमिस्फीयर में ज़्यादा वाटर है, तो हमने देखा था जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा वाटर है। What do you think could be approximate proportion of the water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in group. तो हमें ये पूछा गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर किस में ज़्यादा वाटर है, उसका हमें प्रोपोर्शन मतलब अनुपात बताना है, किस में ज़्यादा वाटर है। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसे हमने बांट दिया 5 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5। तो ये जो लैंड मास दिख रहा है हमें, तो ये हमने इन्हें अगर इकट्ठा करेंगे तो ये दो टुकड़े हैं उन पे कंप्लीट आ जाएगा और बाकी के 3 टुकड़े में ये वाटर रह जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हुआ? 2:3, मतलब 2 पे हमारा लैंड मास आ जाएगा और 3 पे हमारा जो ओशियंस आ जाएंगे। उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं कि जो लैंड मास है बहुत छोटे छोटे हैं, ये पूरा लैंड मास है जो एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा। तो इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पूरे पार्ट में ये लैंड मास को इकट्ठा कर दिया और 3 पार्ट में रह गया हमारा ओशियंस। तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द ओशियंस कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर सेपरेशंस बिटवीन दैम? तो हमें पता है कि जो सारे ओशियंस है, ऑल ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड, सारे ओशियंस है जो इंटरकनेक्टेड है। आगे हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर में जो पूरी सी लाइफ, ओशियन लाइफ दिखाई गई है कि ओशियन के अंदर जो कौन कौन से जीव हैं जो पाए जाते हैं। तो पहले कोरल लीफ, उसके बाद हम देख रहे हैं शार्क, डॉल्फिन, नीचे है एल्गे मतलब काई, एम्परर पेंगुइन्स, उसके बाद स्टारफिश,
sperm whale, mother and baby, shallow coral reef with colorful tropical fish, bonaire sea turtle. इस तरह जो हम सी लाइफ देख रहे हैं इस पिक्चर में. Now the oceans together hold most of the water available on the planet. तो जो प्लेनेट में है सबसे ज़्यादा, जो प्लेनेट है हमारे ग्रह में है, जो सबसे ज़्यादा वाटर है वो क्या है, समुद्र का ही है. बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी, पर ये जो सी वाटर है सॉल्टी है, नमकीन है, एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मस्ट ऑफ लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. लेकिन ये जो नमक वाला पानी है इसे ना तो इंसान पी सकते हैं ना जानवर पी सकते हैं. इसे पिया नहीं जा सकता है, कंज्यूम नहीं किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक अप अ वेरी स्मॉल proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, river, lakes, in atmosphere and also underground. The last is called groundwater. और जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो पीने लायक है, लेकिन कुछ तो है जो ग्लेशियर्स में आइस के रूप में जमा हुआ है, कुछ रिवर्स लेक में है, और जो लास्ट में कुछ पानी है जो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे है, जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. तो यहाँ पे हम ये पिक देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ओशियंस का वाटर है देखो इतना है, 97% है ओशन का, और जो 2% वाटर है ये रिवर, ग्लेशियर में आइस की तरह और नदियों में, तालाबों में है. लेकिन पीने वाला जो ये देखो, ये जो ग्रीन है ये आइस है, और पीने वाला पानी रह जाता है सिर्फ 1%, जो कि पीने लायक है. इसलिए हम अक्सर ये क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की कमी हो रही है. तो आगे थिंक अबाउट इट. इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन प्लैनेट, व्हाई देयर इज मच स्टॉक ऑफ वाटर स्कैरसिटी और वाटर क्राइसिस. तो अभी हमने ये समझा कि अभी हमने इस क्वेश्चन को समझा था कि भले पृथ्वी में अगर इतना सारा पानी है तो ये बातें क्यों उठती है कि पानी की कमी हो गई और पानी के पीछे जो क्राइसिस है. तो अभी हमने देखा जो अर्थ में है 97% वाटर ओशियन का है, लेकिन वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है और वो कंजप्शन के लायक नहीं है, उसे हम पी नहीं सकते. दिस वाटर कैन बी not used directly because of the presence of high concentration of the salt. इसी तरह moreover some proportion of the fresh water is present in the glacier and as ice. और जो कुछ वाटर है जो आइस के रूप में जमा हुआ है उसे भी हम यूज नहीं कर सकते. What ways of the saving water are you aware of? Which one have you seen practiced at home, at your school and your village, town or city? There are several ways to consume water. Do not run more water than necessary while washing and cleaning utensils, etc. हमें घर पे जो फालतू वाटर नहीं बहाना चाहिए जब हम कपड़े धो रहे हैं या बर्तन क्लीन कर रहे हैं या घर को क्लीन कर रहे हैं. और जो रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड यूज फॉर कंजर्विंग वाटर. आई हैव सीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट होम. आगे ओशियंस ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस. तो हमारे पास जो फिगर थी 2.3 पेज नंबर 32 पे हमने ऑब्जर्व किया कि 5 ओशियंस है. द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन एंड द सदर्न और अंटार्कटिक ओशियन. तो हमने जो 5 ओशियंस हैं फिगर में देखें. देखिए ये
सेंटर में हो गया जो पैसिफिक ओशियंस, जो कि बहुत बड़ा है। उसके बाद ऊपर हम देख रहे हैं, नॉर्थ पे हम जा रहे हैं तो आर्टिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, सबसे नीचे यहाँ पे सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, although we have listed 5 oceans, it is clear that the map that they are not really separate. The lines are divided them on the map are no more conventions. The natural world does not flow such boundaries. Sea water, for example, constantly flows across different oceans. तो जैसे कि हमने 5 ओशियंस है उन्हें लिस्टेड किया, ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि वो सच में सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है। जो लाइन है, जो उन्हें लाइन है जो डिवाइड की गई है वो सहमति से की गई है, वो कोई कुदरती नहीं है, उन्हें सिर्फ सहमति से उन लाइंस को है जो बनाया गया है, सहमति से बनाई गई है लाइन। समुद्र का जो पानी है एक बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में फ्लो करता रहता है, और बहुत सारी मरीन लाइफ है, जो जलीय जीव है, जो उनकी लाइफ को है जो सपोर्ट करता है ये। तो इसमें बोला गया कि हमने जो ये 5 ओशियन देखे हैं ये अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ सहमति से बनाई हुई लाइंस है। जैसे कि हम ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है। एक वाटर बॉडी है, जैसे कि एक ओशियन का जो वाटर है दूसरी वाटर बॉडी में फ्लो करता रहता है, मतलब अलग नहीं है ये। और जो बहुत सारी जो जल में मरीन लाइफ है उन्हें सपोर्ट करता है, और ऐसे जो जीव जंतु है जो ओशियन से संबंध रखते हैं उन्हें सपोर्ट करता है। Many plant and animal species can be found across multiple oceans. बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर हैं जो ओशियंस में पाए जाते हैं, जहाँ तक कि सूरज की रोशनी जाती है। The marine flora includes tiny plants called algae and all kind of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphin, whales and countless mysterious deep sea creatures. तो जो फ्लोरा है, फ्लोरा क्या है, मरीन जो प्रजाति हैं किससे इंक्लूड हैं, उसमें छोटे छोटे प्लांट हैं, काई है, और सीवीड्स, ये भी समुद्री काई है। और जो मरीन फौना है वो थाउजेंड ऑफ कलरफुल फिश से भरी है, डॉल्फिन, वेल और काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर, जो जलीय जीव हैं। From the sunlit surface to the dark of the depth has its own diverse life forms. जहाँ तक कि ओशियन में सूरज की किरण जाती है, रोशनी जा सकती है, वहाँ तक ही ये जो जैव विविधता देखी जाती है, मतलब अलग अलग तरह। Look at the 5 oceans in the timetable. Mark the hemisphere or hemispheres they belong to. तो हमने ये जो टेबल दे रखा है इसमें मार्क करना है कि कौन सा ओशियंस कौन से हेमिस्फीयर में तक फैला हुआ है। तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें ओशियन सही से दिखाई दे। तो पहले आ गया पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो पैसिफिक ओशियन हम देख रहे हैं कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, सब जगह फैला है, सबसे बड़ा ओशियन है ये। तो इसलिए हम यहाँ पे नदर्न और सदर्न दोनों जगह टिक कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अटलांटिक ओशियन। तो ये
अटलांटिक ओशन है, इसकी शेप है जो एस की तरह है, तो ये ओशियन भी है जो नदन में भी है और सदन में भी है, तो यहाँ पे भी हम टिक कर देंगे। उसके बाद इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, तो ये सदन में भी है, ऊपर नदन में भी है, तो इसको भी हम दोनों जगह टिक कर देंगे। उसके बाद सदर्न ओशियन, तो हम ये देख रहे हैं सदर्न ओशियन सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में टिक करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आर्कटिक ओशन, आर्टिक ओशन हम देख रहे हैं कि सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे हमने नदर्न में टिक करना है और यहाँ पे क्रॉस करना है। It is visible on the map that the Pacific Ocean is largest of all. तो ये मैप में दिखाई दे रहा है कि पैसिफिक ओशियन है जो सबसे बड़ा ओशियन है, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन द थर्ड लार्जेस्ट, एंड while the southern ocean the fourth and smallest ocean is Arctic ocean. तो हम देख रहे हैं कि जो पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा ओशियन है, सब जगह फैला हुआ है। और उसके बाद सेकंड नंबर में अटलांटिक ओशियन सेकंड नंबर में है, उसके बाद थर्ड नंबर में है हमारा इंडियन ओशियन, और उसके बाद सदर्न ओशियन नीचे हम देख रहे हैं, और लास्ट में आर्टिक ओशियन। यहाँ पे देख रहे हैं ओशियंस के साइज हैं, यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगा रखा है इसे, जैसे कि पैसिफिक नंबर 1, अटलांटिक नंबर 2, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, लास्ट में आर्कटिक ओशियन। आगे डोंट मिस आउट, एज द मैप ऑफ द ओशियंस मेक्स क्लियर दैट द मेन लिमिट्स ऑफ इंडियन ओशियंस आर Asia to north, Africa to west, and Australia to east, and apart from the Southern Ocean is south. On the either side of the India we find two parts of the Indian Ocean, the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal in the east. तो ये इंडियन ओशियन है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या बोला है। इंडियन ओशियन, एज द मैप ऑफ द ओशियंस मेक क्लियर, मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशियंस आर एशिया टू द नॉर्थ। तो जो इंडियन ओशियन है उसके नॉर्थ में एशिया है, यहाँ पे यूरेशिया इसलिए लिखा है कि यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया बनाते हैं, तो यहाँ पे एशिया है, नॉर्थ में जो एशिया है। उसके बाद अफ्रीका टू वेस्ट, जो वेस्ट में हम देखेंगे तो अफ्रीका है इंडियन ओशियन के, और ऑस्ट्रेलिया जो ईस्ट में है इंडियन ओशियन के, और सदर्न ओशियन इन द साउथ, साउथ में सदर्न ओशियन है। तो इंडिया का हम मैप देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का मैप है जो ट्रायंगल शेप है यहाँ से, तो ये है जो इंडियन ओशियन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसके वेस्ट साइड जो अरेबियन सी है और इसके ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी में ही लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। तो आइलैंड्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे देखा फिगर 2.4 पे इंडिया के मैप में दिखाया गया कि इंडियन ओशियन को नीचे से कैसे टू पार्ट्स में, इंडिया के मैप की वजह से ये टू पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तो एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार। आगे हम देखते हैं ओशियन एंड डिजास्टर्स। ओशियन डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर्स होते हैं ऐसी आपदा जिसके बारे में हमने ना सोचा हो ना जाना हो, एकदम से अचानक कोई मुसीबत आ जाना हम पे। डिजास्टर मतलब ऐसा इवेंट जिसकी हमने उम्मीद ना की हो,
लेकिन वो हो जाता है। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, तो हम स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पिक्चर थी अर्थ की, उस पे जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब, आपने जो वाइट शेप्स हैं ग्लोब में वो नोटिस किए होंगे। डिड यू गैस व्हाट दे आर, क्या आप गैस करोगे क्या है वो? दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, वो क्या थे? जो बहुत बड़े बड़े बादल थे, क्लाउड्स थे। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स, ऐसे क्लाउड्स हैं जो कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप में रेन लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशियन, आपको पता है जो ये बादल बनते हैं ओशियन से ही बनते हैं, क्योंकि हर समर में समर के बाद मॉनसून का इंतज़ार किया जाता है इंडिया में, क्योंकि विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र, क्योंकि अगर रेन नहीं होगी तो हमारी जो खेती बाड़ी है और हमारी जो ज़िंदगी है सबको कष्ट सहना पड़ेगा। बट ओशियंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म, लेकिन ओशियन है कई बार है जो बारिश अगर कम होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो रेन अपने साथ स्टॉर्म लाती है, बहुत भारी बारिश होने लग जाती है। वायलेंट इवेंट्स एंड एक्सट्रीम रेनफॉल, जैसे कि तूफान आना, आंधी आना, ये सब होने लग जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन, जो स्ट्रॉन्ग विंड है उन्हें साइक्लोन कहा जाता है। विच कैन बी क्योज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के कोस्टल रीजन होते हैं, जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए एरियाज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, नुकसान होता है, जिस करके अ टी सुनामी इज़ द अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेटेड्स इन द ओशियन। टी सुनामी नाम का जो नेचुरल डिजास्टर है वो जो कि समुद्र में ही उठता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली क्यूज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruption at the bottom of the ocean। कई बार क्या होता है कि समुद्र के नीचे की सतह पे जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे धरती है कंपन करने लग जाती है, या वॉल्केनिक जैसे लावा मैग्मा बाहर निकलता है, तो उससे क्या होती है, समुद्र की जो लहरें हैं बहुत तेजी से उड़ती है, बहुत ऊंची हाइट में उड़ती है, और उससे क्या होता है जो उसके आसपास के एरियाज होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है उससे, जो समुद्र की लहरें ऊंची उड़ती हैं। टी सुनामी कैन ट्रैवल 1000 किलोमीटर्स, जो टी सुनामी है 1000 किलोमीटर्स तक जाती है, जैसे उसका जो नुकसान है बहुत दूर दूर तक होता है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं जो कि समुद्र से लगते एरियाज होते हैं, एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज एंड क्यूजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे कि हम ये पिक देख रहे हैं कि समुद्र की लहरें उठ रही हैं, और जैसे कि ये एरियाज़ है, इसके सामने जो एरियाज़ हैं कोस्टल एरियाज़, इन्हें कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं, जो समुद्र के साथ लगते हैं एरियाज़। यहाँ पे देखो, देख रहे हैं लहरें उठ रही हैं, तो ये लहरें उठ के क्या कर रही हैं, इधर को जा रही हैं, कोस्टल एरियाज़ है उन्हें नुकसान पहुँचा रही हैं। टी सुनामी के बाद का दृश्य देखें किस तरह, देखो नगर है जो कैसे खंडर बन गए हैं।